हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये हफ्ता आपका डेटा से भरपूर पूरा वीक है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पाँच पाँच बैंक के आपके मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। और ये साल में एक ही बार ऐसा होता है या दो बार ऐसा होता है कि जब चार पाँच बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ आती हैं, उनके इन्फ्लेशन डेटाज भी आते हैं, तो भरपूर एंटरटेनमेंट और भरपूर आपका ज़बरदस्त मूवमेंट से भरपूर ये वीक रहेगा। तो ज़रूर मिस मत कीजिएगा इस एनालिसिस को और देखते रहिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए, लेट्स बिगिन दी सेशन। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि हम हर बार डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, फेड की बात करते हैं। अब वो समय आ गया है 2024 का पहला एफओएमसी ऐसा मीटिंग जो मार्च में मोस्ट डिबेटेड, मोस्ट डिस्कस मंथ था आपका, कि भाई 0.25 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? अभी ऐसा लगता नहीं है कि इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो रीज़न क्या है कि अभी जो आपका सीपीआई डेटा आया था लेटेस्ट लास्ट वीक के अंदर, वो आपका 3.2%, यानी आपका 0.10% आपका इंक्रीज हुआ था। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो डॉलर इंडेक्स के नीचे जाने का सवाल नहीं है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने का सवाल नहीं है। लेकिन इसके ही कॉन्ट्राडिक्टरी अभी फेड के जो चेयरपर्सन है जेरोम पावेल साहब, उन्होंने ऐसा कुछ दिया कि भाई दूसरे ऐसे कारण हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया हो या प्राइस स्टेबिलिटी हो गई हो, दूसरे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं 2% तक आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? अभी तो नहीं आएगा, हो सकता है जून में आ जाए। तो उन्होंने अभी एक्सपेक्टेशन दी है कि जून के अंदर हो सकता है हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दें, लेकिन मार्च में नहीं होने वाला। सीपीआई डेटा आपका इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण आपका डॉलर के अंदर तेजी बनी रहेगी। दूसरा है बैंक ऑफ जापान। एक महीने से मोस्ट डिबेटेड करेंसी पेयर रहा है येन। क्यों? इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर हैं उइडा साहब, कि भाई हम अप्रैल से पहले पहले नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से बाहर आ जाएंगे। तो अभी 15% प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है मार्च महीने में कि 0.10% का इंटरेस्ट रेट को ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से बाहर निकलेंगे। और 70% प्रोबेबिलिटी अप्रैल मंथ के अंदर लगाई जा रही है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट के नेगेटिव सिनेरियो से बाहर आ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो येन एक मोस्ट जो है चलने वाला करेंसी हो जाएगा, मोस्ट बेनिफिशियल हो जाएगा, जिसके कारण येन के जितने भी पेयर्स हैं सब गिरेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, यूएसडी जेपीवाई हो गया आपका, ठीक है, समझना है इस चीज को। यूरो जेपीवाई हो गया आपका, जीबीपी जेपीवाई हो गया। उसमें सब में काउंटर करेंसी कौन सी है? काउंटर करेंसी आपकी येन है। तो अगर येन स्ट्रांग होगा तो बेस करेंसी क्या होगा? नीचे जाएगा। ये सारी करेंसी नीचे जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। अगर इन्होंने 0.10% भी अगर इंक्रीज कर दिया तो भी आप मान के चलो येन भग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अभी अप्रैल मंथ में लगाई जा रही है। मार्च मंथ में अगर इन्होंने 0.10% इंक्रीज कर दिया तो ये आपका येन फायर अप हो जाएगा। तो इस पर जरूर आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। तीसरा है आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि अभी हमारा इन्फ्लेशन किसी और कारण की वजह से आपका नीचे आ रहा है अभी, ठीक है, तो अभी हमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने आपका इंटरेस्ट रेट जून मंथ के लिए आगे ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन नवंबर, जो लास्ट नवंबर था उसके अंदर इन्होंने बोला था कि भाई हम 2024 के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को जरूर रिड्यूस करेंगे, लेकिन ऐसा अभी लग नहीं रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे को थोड़ी सी तेजी नज़र आ रही है, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंग्लैंड जीबीपी के अंदर भी तेजी नज़र आ रही है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ट्रांसफर कर दिया है जो रिड्यूस करना है इनको इंटरेस्ट रेट। इस जो डिसीजन है इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया टिल अगस्त। अगस्त से पहले ये कोई भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेने के लिए मना कर दिया कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम अगस्त तक सोचेंगे। अभी हमारे पास और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। अभी हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे तो जीबीपी इस मामले में तेज रहेगा। स्विस नेशनल बैंक, ये इसको बहुत जल्दी है आपको इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की, हो सकता है शायद ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दे। तो अगर ये रिड्यूस करता है आपका तो सीएचएफ पॉजिटिव हो जाएगा, यूएसडी सीएचएफ आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं किया तो यूएसडी सीएचएफ आपका भाग जाएगा आपका, ठीक है। ओवरऑल दूसरी बात ये भी है कि अगर 20 मार्च को फेड ने भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस जो कि नहीं करने वाला है तो पॉजिटिव रहने वाला है। तो यूएसडी सीएचएफ में बेस करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो अगर डॉलर इंडेक्स भगा तो यूएसडी सीएचएफ भी कहीं ना कहीं भगेगा, अगर स्विस नेशनल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं किया तो, ठीक है। अगर रिड्यूस कर दिया तो, रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट रेट तो सीएचएफ आपका नीचे आ जाएगा, और रिड्यूस नहीं किया तो सीएचएफ के लिए पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी बेस करेंसी इज मच स्ट्रॉन्गर देन दी सीएचएफ। बेस करेंसी पे सारा डिसीजन टिका हुआ है, और बेस करेंसी कौन सी है? डॉलर है। तो डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो यूएसडी सीएचएफ भी आपका स्ट्रांग होगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
फिर आपके यूके का इन्फ्लेशन डेटा भी है, आपका पीएमआई डेटा भी है, जापान कनाडा का आपका इन्फ्लेशन डेटा भी है। अच्छा, बैंक ऑफ जापान का इशू एक और है कि बैंक ऑफ जापान अगर मार्च के अंदर इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाता है तो अप्रैल में तो बढ़ाएगा, क्योंकि फ्राइडे को आपका इन्फ्लेशन का डेटा है। तो हो सकता है बैंक ऑफ जापान इस बात को नोटिस में लेकर आए कि हम अभी फ्राइडे को देखेंगे कि सीपीआई डेटा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। सीपीआई डेटा अगर बढ़कर आ रहा है तो उसके हिसाब से हम अप्रैल में पोजीशन लेंगे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होकर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट रेट को डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का डेटा एक मेन पॉइंट रहेगा आपका बैंक ऑफ जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बैंक ऑफ जापान मार्च में, क्योंकि फ्राइडे को आपका वो है और आपका उससे पहले ट्यूसडे या वेडनेसडे के अंदर आपका बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हो सकता है ये भी अप्रैल तक शिफ्ट कर दे आपका। और अप्रैल तक अगर शिफ्ट किया इसने इंटरेस्ट रेट का तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बैंक ऑफ जापान के ऊपर पड़ेगा। क्या लेवल्स रहेंगे वो सब अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो देखो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो नेकलाइन है ये भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब कोई भी डिप आता है आपको बाय करके चलना चाहिए। इसका टारगेट मेरे को ऊपर का $104 का नजर आ रहा है, क्योंकि सीपीआई डेटा भी आपका इंक्रीज हो गया है। तो अभी कोई चांसेस लग नहीं रहा है कि किसी वजह से नीचे आए, लेकिन किसी भी वजह से मान के चलो अगर ये 103 भी आता है तो भी आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि जब तक अब ये वाला लेवल 102.40 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। यानी 103.44 चल रहा है, आप 103 पे बाय करो, आप 102.50 के आसपास बाय करो और फाइनल स्टॉप लॉस 102.34 है। तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। बुलिश है हम लोग डॉलर के ऊपर। अगर डॉलर बुलिश है तो क्या यूरो वीक रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है यूरो वीक। 950 का आपका रेजिस्टेंस था पूरे हफ्ते, आपका पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे 950 के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब तक ये 950 का लेवल ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, इट कैन अगेन फेल अप टू 837, 810 और 800। 800 तक ये वापस नीचे गिर सकता है अगर 950 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो, क्योंकि डॉलर इंडेक्स तेज लग रहा है और डॉलर इंडेक्स तेज है तो 837 तक तो आएगा ही आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 888 चल रहा है यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, 950 का अपना स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस में कई बार बता चुका हूँ कि डेली चार्ट पे, नॉट 2 आवर एनालिसिस, भले ही हम 2 आवर चार्ट पे कर रहे हैं लेकिन क्लोजिंग शुड बी ऑन डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे अगर ये 10950 के ऊपर कैंडल ऐसे क्लोज हो जाता है और इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको एग्जिट लेना है, अदरवाइज नीचे आपको 837, 816 तक तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेने हैं आपके, ठीक है ना। दूसरा हम जीबीपी यूएसडी के ऊपर आते हैं। जीबीपी यूएसडी आपको देखो बहुत टाइम से हम बोल रहे थे तेज है तेज है, इसमें भी देखोगे लास्ट वीक 2900 का ऑलमोस्ट ये हाई टच करके आ गया है, अब ये नीचे आ रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की आपको मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस की बात थी, रिड्यूस नहीं करने वाले, अगस्त तक शिफ्ट कर दिया है, इस वजह से जीबीपी आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी देखो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बना रहा है। तो अभी की स्थिति को अगर हम देखें तो इसकी जो बेस्ट बाइंग बनती है इसमें हम बाय ऑन डिप करेंगे, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर नीचे आता है तो हम इसको 2650 के आसपास बाय करेंगे। 2650 ये बहुत बढ़िया लेवल है, यहाँ पे हम इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फाइनल स्टॉप लॉस हम 2600 का रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे बंद हो गया और उस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो एग्जिट। अब यहाँ पे देखो 2600 के नीचे गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग कहाँ दिया? क्लोजिंग ऊपर दिया यहाँ पर। तो क्लोजिंग शुड बी बिलो 2600, then only we can take an exit from the long position, otherwise we will hold this position till the time it will give us like 100 or 200 pips profit। जब तक 100-200 पिप का प्रॉफिट नहीं मिलता हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई पे आ जाते हैं हम लोग। जीबीपी जेपीवाई देखो अभी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, उसका रीजन क्या है? एक तो जीबीपी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा जेपीवाई, क्योंकि जेपीवाई में क्या है ना, अभी मार्च के अंदर प्रोबेबिलिटी कम है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की। कब है प्रोबेबिलिटी ज्यादा? अप्रैल मंथ में ज्यादा है। तो एक शॉर्ट रिएक्शन इसको आपको मिल सकता है $190.50 तक मिल सकता है आपको। दूसरा यहाँ पे देखो इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट किया है, नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई है, इसका टारगेट 190.50 तक बनता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 189.83 पे बाई करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 189 आ जाता है यहाँ पे आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, 188 का अपना स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 190.50 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है? 1:1.5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, बहुत ज़बरदस्त रेशो है। तो इसको जरूर आप अपने लिमिट सेट करके रखें। AUD USD नीचे आ रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा बाइंग इसने दिया था, क्योंकि गोल्ड नीचे आ रहा है तो अब ये भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो इंडेक्स है ASX वो भी कहीं ना कहीं आपका नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट इसको पड़ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे लिए तेजी के अंदर है। अगर आपको 6500 के आसपास मिलता है या 6520 के आसपास मिलता है, आप इसको बाई ट्रेड लेके चलो। 6470 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
और 40 to 50 पिप्स ऊपर आपके टारगेट्स रहेंगे AUD USD के। लेकिन बाय आपको 65 और 65.20 के बीच में करना है। स्टॉप लॉस 64.70। अब देखो स्टॉप लॉस कितना है, 64.70, यानी ओनली 30 to 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। इतना ही स्टॉप लॉस आपको रखना है और इतना ही 40 to 50 पिप्स का आपको टारगेट लेके चलना है। USD CHF पे आ जाते हैं। USD CHF जैसे टेक्निकली तो मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। CHF मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, फिर भी मैं आपको एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ। देखो पहले भी यहाँ से ही नीचे आया, उसके बाद सेम लेवल पे लगा के नीचे आया। जब तक ये वाला लेवल आपका ब्रेक नहीं होगा, ये लेवल है 0.8892, तो मैं राउंड फिगर में इसको मैं लेके चलता हूँ 0.8900। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा USD CHF एक आपका वापस नीचे 8750 तक आ सकता है। अगर 8900 लेवल ब्रेक हुआ दोस्तों आप बाय कर लेना। यहाँ से 100 पिप की तेजी मिनिमम आपको देखने को मिलेगी। 8900 के ऊपर आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जब तक 8900 ब्रेक नहीं करता ये नीचे 8750 तक आपका आ सकता है। अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है। देखो दो पैटर्न है समझना, एक है इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसकी नेकलाइन आपकी आती है 2150 पे, पहला। दूसरा ये है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमने सेल ट्रेड किया, स्टॉप लॉस है सेल ट्रेड का 2185। जब तक ये 2185 के ऊपर नहीं जाता ये सेल है। फर्दर सेलिंग कब आएगी, जब ये 2150 के लेवल को, इस लेवल को यहाँ पे जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पे एक फर्दर सेलिंग क्रिएट होगी और ये 2120 तक या 2100 तक इस वीक के अंदर ये गिर सकता है। 2120 2100 तक ये गिर सकता है। ऊपर कब जाएगा, अगर ये 2185 को सरपास कर देता है लेवल को, तो नेक्स्ट लेवल इसका 2220 का लेवल होगा। कितने का, 2220 का लेवल होगा इसका नेक्स्ट वाला लेवल। तो दोस्तों आई होप आपको गोल्ड का सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी लेवल्स हमने दिए हैं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं, आपके विजडम के लिए, आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे लेवल सारे। हमारी इसमें कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है। आप अपने ट्रेडिंग एडवाइजर से नॉलेज लेके ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच।